दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के बारे में। इसमें हम लोग बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे जो संभावना है कि इस बार आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछी जा सकती है। तो इसलिए आज के इस क्लास को आप निश्चित रूप से देखिए अगर आपका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है यानी अर्थशास्त्र है। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए है, क्योंकि यहाँ पे हिंदी में तो प्रॉपरली सारा चीज है ही और इंग्लिश मीडियम के लिए भी बहुत सारा चीज हम यहाँ पे लिखे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या है कि हम आपको जो समझाएंगे ना वो आपको प्रॉपरली याद हो जाएगी, तो आप अपना इंग्लिश में कन्वर्ट करके आराम से लिख सकते हैं। तो आप समझने के बेसिस पे आप इसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, ताकि क्या हो कि आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चंस वगैरह है ना तो आप आसानी से कन्वर्ट करके लिख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए, और आपको बहुत अच्छे से जो भी टॉपिक्स हम बताएंगे ना वो आपका क्लियर हो जाएगा, ये निश्चित है। तो बस देखिए अच्छे से और हम शुरू करते हैं। देखिए हमारे पास सबसे पहला यहाँ पे टॉपिक क्या आती है, सबसे पहला टॉपिक आती है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होती है, यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। ये सबसे ज्यादा सवाल जो है आपके एग्जाम में पूछी जाती है। आपके एग्जाम में आप देखे होंगे ज्यादातर पूछी जाती है कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या है, डिस्टिंग्विश क्या है, अंतर क्या है, इस दोनों में ये पूछा जाता है कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। तो इसलिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। उसके बाद हमें जानना होगा कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या होती है यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मजा भी आएगा आपको पढ़ने में। देखिए इसमें हम पढ़ते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में बात कर रहे हैं, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र का ही दूसरा नाम एक है सूक्ष्म अर्थशास्त्र। ठीक है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र का ही दूसरा नाम है। अब देखिए इसमें हम पढ़ते हैं कि जो संसाधन उपलब्ध है उसका आवंटन किस प्रकार से करते हैं। इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि जो संसाधन हमारे पास उपलब्ध है, जो रिसोर्सेस हमारे पास अवेलेबल है, संसाधन के बारे में आप पढ़े हैं ना कि जो भी मानव को सपोर्ट करती है, कोई भी क्रिया जिसमें मानव जो है उसका उपयोग करता है वो संसाधन होता है। ठीक है, कोई भी वस्तु को जो इस्तेमाल में लेता है तो वो संसाधन कहलाता है। जैसे अगर हमारे पास संसाधन है, अगर मान लीजिए हमारे पास बुक्स ही है, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कई सारे लोगों में, आवंटन का मतलब क्या होता है, अलॉट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, तो ये चीज होती है। देखिए इसमें हम पढ़ते हैं कि संसाधन उपलब्ध है उसका आवंटन किस प्रकार से करते हैं, चीजों का निर्माण किस प्रकार से करते हैं और कैसे उससे बाजार में उपलब्ध कराते हैं। क्या चीज इसमें हम क्या पढ़ते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र में, अभी देखिए हम आपको समझाते हैं। पहले देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या होती है, इसमें सबसे पहले कोई भी व्यक्ति आके अपना गुड्स प्रोड्यूस करती है, गुड्स को बनाती है, उसके लिए कॉस्ट लगाती है, उसके लिए पैसा खर्च करती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उसको सप्लाई करती है मार्केट में, डिमांड को देखते हुए उसको मार्केट में भेजा जाता है। डिमांड अच्छा है, प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा। तो ये सारा चीज डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन, कॉस्टिंग, ये सारा चीज किस में आ जाता है, आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र में आ जाता है, यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाती है। तो भैया समष्टि अर्थशास्त्र में क्या होती है अभी हम जानते हैं, पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स अच्छे से देख लेते हैं। अभी देखिए इसमें और भी चीज है, जैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्या का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक फर्म एक उपभोक्ता। देखो सबसे पहले यहां पे क्या होती है व्यष्टि अर्थशास्त्र में कि व्यक्तिगत स्तर पर, क्या चीज पर, व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्या का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक फर्म एक उपभोक्ता इत्यादि। देखो इसमें का मतलब क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र। सूक्ष्म मतलब क्या होता है, छोटा अर्थशास्त्र। तो इसमें इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, व्यक्तिगत स्तर पर अध्ययन करते हैं। वही जो है अगर समष्टि अर्थशास्त्र रहती है तो उसमें क्या होती है, उसमें हम लोग का होता है कि आर्थिक इकाई पर अध्ययन होता है, यानी सामाजिक स्तर पर जो होता है ना वो अध्ययन किया जाता है। तो ये होती है व्यष्टि अर्थशास्त्र। और यहाँ आप चलिए समष्टि अर्थशास्त्र को देखते हैं। तो इसमें आप समझ लिए, इसमें जो हमारे पास संसाधन उपलब्ध है उसका आवंटन किस प्रकार से करते हैं, चीजों का निर्माण किस प्रकार से करते हैं और उसे बाजार में कैसे उपलब्ध करवाते हैं, कैसे बिक्री किया जाता है, कितना प्राइस रखा जाता है, सब कुछ बेसिकली जो है यहाँ पे व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ पे समष्टि अर्थशास्त्र आती है यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स आती है। आइए अब मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझते हैं, यानी इसका एक दूसरा भी नाम है, क्या है, बृहत अर्थशास्त्र। जैसे इसका दूसरा नाम है सूक्ष्म अर्थशास्त्र, वैसे ही समष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा नाम है बृहत अर्थशास्त्र। आइए अब मैक्रो इकोनॉमिक्स को जानते हैं। देखिए इसमें हम पढ़ते हैं कि बाजार में जो उद्योग धंधे कार्यरत हैं उन उद्योग धंधे से देश की जीडीपी में क्या ग्रोथ आई है, रोजगार कैसी है, महंगाई बढ़ तो नहीं रही है। तो ये सारा चीज अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है और इसी को क्या कहते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, यानी बृहत अर्थशास्त्र कहते हैं या मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अभी देखिए यहाँ पे समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थशास्त्र की आर्थिक इकाइयों का अध्ययन होता है, जैसे राष्ट्रीय आय, कुल उपभोग इत्यादि।
तो यहाँ पे आपको समष्टि अर्थशास्त्र में समझ में आ गया कि समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थशास्त्र की आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया होता है, जैसे राष्ट्रीय आय, कुल उपभोग इत्यादि। देखो यहां पे हम क्या कर रहे थे, यहां पे हम एक पार्टिकुलर लेवल यानी बेसिकली क्या इंडिविजुअल लेवल पे यानी व्यक्तिगत स्तर पर अध्ययन करते हैं, क्योंकि यहां पे देखो सूक्ष्म अर्थशास्त्र है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा नाम क्या है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी छोटा अर्थशास्त्र बेसिकली यहां पे। और यहां पे क्या होता है व्यक्तिगत स्तर पर, जैसे इसमें क्या होता है कि सिर्फ आपके घर पे आया जाता है, देखा जाता है कि आप एक सामान अगर खरीदते हो तो उस पे आप कितना खर्च करते हो, अगर आप चावल ही खरीदते हो तो आप कितना ज्यादा कीमत वाला चावल खरीदते हो, आप में क्या क्षमता है कि आप कितना कॉस्ट का जो है सामान परचेज कर सकते हो, आपका परचेजिंग पावर क्या है, ये सारा चीज इसमें चेक किया जाता है। और यही जो है समष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है कि इसमें आपके घर तो आता ही है, लेकिन आपके अगल बगल पूरा आपके आसपास पूरा सभी लोगों का जो है यहाँ पे डाटा कलेक्ट किया जाता है कि लोग कितना का सामान खरीदते हैं, उनका आय क्या है, वो कितना खर्च करते हैं, कितना सेविंग्स करते हैं। तो इन सारी बातों की जानकारी जो है, और इंडिविजुअल लेवल पे नहीं, मतलब व्यक्तिगत स्तर पर नहीं, बल्कि आपके साथ में और भी कई सारे लोगों का यहाँ पे डाटा कलेक्ट किया जाता है, जिसको हम लोग किस में करते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र में। यहाँ पे क्या होता है सामाजिक स्तर पर यानी यहाँ पर अध्ययन किया जाता है, ठीक है, यहाँ पर व्यक्तिगत स्तर पर नहीं। तो ये होती है समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है, ये समझ में आ गई। चलिए दोस्तों, अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र क्या होती है। अब हमारे पास अगला जो टॉपिक है, बेसिकली देखिए ये टॉपिक से ना क्वेश्चंस आती है, तो इसलिए यहाँ पे आप चाहेंगे तो इसको कॉपी में नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद आते हैं यहाँ पे अगला जो हमारे पास टॉपिक है, और यहाँ पे स्टार मार्क्स क्या लगा हुआ, ये स्टार मार्क्स डबल स्टार मार्क्स है, इसका मतलब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पे सिंगल स्टार मार्क्स है, मतलब ये इंपॉर्टेंट अच्छा खासा है। अभी यहाँ पे देखिए फिर से एक डबल स्टार मार्क्स वाला टॉपिक आती है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और इस टॉपिक का नाम क्या है, इस टॉपिक का नाम है आर्थिक क्रिया यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी। आइए जानते हैं कि आर्थिक क्रिया क्या होती है। आप देखे होंगे कि बार बार ये सवाल पूछी जाती है और बहुत ही आसान है, मतलब इतना आसान है, कोई भी स्टूडेंट अगर इसको छोड़ के आते हैं तो मतलब वो इकोनॉमिक्स थोड़ा भी नहीं पढ़े होते हैं। तो आइए इसको हम आपको अच्छे से समझाते हैं। देखिए, उस क्रिया को आर्थिक क्रिया कहते हैं जिसका संबंध मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों के उपयोग से होता है। क्या है यहाँ पे, उस क्रिया को आर्थिक क्रिया कहते हैं जिसका संबंध मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों का उपयोग से होता है। ठीक है, तो बस बहुत ही आसान लैंग्वेज है, समझ में आ ही गया होगा। इसको हम क्या है आपको एक्सप्लेन करें। देखिए, इसमें एक्सप्लेन हम यही कर सकते हैं कि मानवीय आवश्यकता क्या होती है, उसको कोई भी सामान की जरूरत होता है, उसको कोई भी सर्विस की जरूरत होता है, तो यही सारे जो मानव की आवश्यकता जो होती है उसको संतुष्ट करने के लिए जो सीमित हमारे पास साधन है उसका उपयोग करते हैं। हर चीज यहाँ पे सीमित मात्रा में है, कुछ कुछ चीज जो है प्राकृतिक का जो देन है, कुछ कुछ चीज जो है वो असीमित है, तो वो सब भी बेसिकली यहाँ पे, जैसे अगर बात करें हमारे पास सूरज की रोशनी, ये सब क्या है, प्रकाश, ये सब हमारे पास असीमित है, पवन, हवा, ये सब असीमित है। बाकी मतलब हमारे पास कई सारे साधन है, मानवीय साधन, वो सब तो क्या है, सीमित ही है। तो ये बेसिकली यहाँ पे, और प्राकृतिक साधन भी कई सारे जो है सीमित ही है। तो यहाँ पे मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो संतुष्टि करने के लिए यहाँ पे जो साधन का उपयोग करते हैं, जो सीमित साधनों का उपयोग करते हैं, तो उसे हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, आर्थिक क्रिया कहते हैं। बस ये लाइन आप लिख लीजिएगा कॉपी में, अच्छा रहेगा। अगला यहाँ पे देखिए सिंगल स्टार मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज आप अगर नहीं जानते हो ना, तो समझो इकोनॉमिक्स में आप कुछ भी नहीं जानते हो। ये इकोनॉमिक्स का समझ लीजिए बेस है, और इसी पर पूरा इकोनॉमिक्स डिपेंड करता है, तो ये आपको समझना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या होती है, डिमांड क्या होता है, यानी मांग क्या होती है। मांग आप देखे होंगे कि मांग से क्या आशय है, मांग से आप क्या समझते हैं, डिमांड से आप क्या समझते हैं, ये सारा प्रश्न आपके एग्जाम में रहता है। तो पहले इंग्लिश में देख लेते हैं, फिर इसको हिंदी में भी देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है डिमांड के बारे में। Demand refers to the quantity of a commodity which a consumer ready, willing and able to purchase at a particular price and at a particular period of time. क्या बोला गया है यहाँ पे, देखिए डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी, कितना जो है खरीदना चाहता है, विच ए कंज्यूमर रेडी, जो कंज्यूमर तैयार है, विलिंग, वो उसके पास क्षमता भी यहाँ पे क्या है, वो यहाँ उसके पास इच्छा है, उसके बाद एंड एबल टू परचेज, और वो उसको खरीद सकता है, उसके योग्य है, एट ए पार्टिकुलर प्राइस, एक निश्चित कीमत पर और एक निश्चित समय पर। ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, डिमांड कहते हैं। डिमांड का बेसिकली फॉर्मूला देखो, डिमांड बेसिकली कहते हैं किसको, अगर शॉर्ट में हम आपको बताएं तो देखिए डिमांड बराबर क्या होता है, डिजायर प्लस परचेजिंग पावर।
डिमांड बराबर क्या होता है, डिजायर प्लस परचेजिंग पावर। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, पहले से हिंदी में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए इसमें यहाँ पे बोला गया है एक निश्चित कीमत पर एक उपभोक्ता किसी वस्तु की जितनी मात्रा खरीदने को इच्छुक और योग्य होता है उसे मांग कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं, एक निश्चित कीमत पर एक उपभोक्ता किसी वस्तु को जितनी मात्रा खरीदने को इच्छुक और योग्य होते हैं उसे मांग कहते हैं। देखो अब हम इसको आपको थोड़ा सा समझाते हैं। देखो डिमांड क्या होती है। अगर मान लीजिए एक भिखारी है, ठीक है, एक भिखारी है, वो सोच लिया कि एक जो है 10 करोड़ का, ठीक है, 10 करोड़ का एक कार है, ठीक है, एक कार 10 करोड़ का है और वो हमें खरीदना है। ठीक है, एक भिखारी सोच लिया, तो क्या वो खरीद पाएगा? उसका इच्छा तो है, मतलब बहुत ऐसे टीचर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चा होते हैं, स्टूडेंट भी होते हैं जो मतलब ये सोच लेते हैं कि मतलब डिमांड, अगर हमारे पास इच्छा है ना, अगर हम ये खरीदना चाह रहे हैं तो बस ये डिमांड हो गया, ये डिमांड हुआ, इसी को तो डिमांड कहते हैं। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। डिमांड का मतलब अब समझो। देखो डिमांड का मतलब ये होता है कि जैसे अभी हम आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे एक भिखारी है, अगर मान लीजिए 10 करोड़ का वो कार सोच लिया कि हम खरीदेंगे, तो क्या उसको डिमांड कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? तो देखो उसके पास इच्छा तो है कि वो 10 करोड़ का कार खरीदेंगे, लेकिन क्या उसके पास इतना विलिंग है, इतना उसके पास जो है इच्छा तो है, लेकिन उसके पास जो है परचेजिंग पावर है, वो योग्य है उसको खरीदने को? तो यहाँ पे बात आएगी नहीं, उसके योग्य नहीं है। तो यहाँ पे डिजायर तो हुआ, ये हमारे पास डिजायर तो हुआ, लेकिन उसके पास परचेजिंग पावर ही नहीं है। तो ये यहाँ पे कहां से आएगा परचेजिंग पावर? तो जब तक यहाँ पे डिमांड क्या होगा, जब तक हमारे पास डिजायर होगा, पहले तो डिजायर होना चाहिए यानी इच्छा होना चाहिए, उसके बाद परचेजिंग पावर होना चाहिए यानी खरीदने की शक्ति होना चाहिए, तब वो डिमांड कहलाएगी। ठीक है, तब वो डिमांड कहलाएगी, तब वो मांग कहलाएगी। और आप जानते ही होंगे कि जैसे जैसे एक और चीज है कि जैसे जैसे मान लीजिए मान लीजिए जैसे जैसे डिमांड बढ़ता है वैसे वैसे प्राइस भी क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो ये चीज आप जानते होंगे अच्छे से। इकोनॉमिक्स को अभी बेसिकली हम लोग देख रहे हैं, कुछ टॉपिक्स को देख रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स प्रॉपर्ली तो इसको इकोनॉमिक्स नहीं कहते हैं। इकोनॉमिक्स ये हुआ कि हम सारा चीज मिटा दिए और प्रॉपर्ली आए और उसको अब हम समझा रहे हैं हर एक टॉपिक को, तब वो इकोनॉमिक्स होती है। ऑब्वियसली आगे कभी अगर आप लोग आगे भी जाते हैं बीकॉम या फिर ये सब में अगर जाते हैं, इकोनॉमिक्स अगर आपका सब्जेक्ट होता है तो मे बी कहीं आगे हम शायद आपको पढ़ाएं तो उस समय आपको काम आएगी। अभी तो फिलहाल बस टॉपिक समझिए और आगे अब देखिए यहाँ पे क्या है। इसमें यहाँ पे एक और टॉपिक है और जिसमें स्टार मार्क्स लगा हुआ है, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे डबल स्टार मार्क्स है और ये डबल स्टार मार्क्स इसलिए है क्योंकि ये प्रश्न जो है ना बार बार पूछा गया है और हमें ये लगता है कि इस बार भी प्रश्न ये रहने वाली है। देखो क्या है यहाँ पे क्वेश्चन, बजट क्या है, बजट क्या है, या सरकारी बजट क्या होते हैं, या सरकार का बजट क्या है, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में रह सकती है। तो बजट होती क्या है ये अब इसके बारे में बात करते हैं। देखो बजट एक वित्तीय वर्ष में सरकार के द्वारा किया गया अनुमानित आय एवं व्यय का विवरण होता है। क्या होता है कि एक वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में, अगर वित्तीय वर्ष की बात करें तो हमारे देश में कितना है, हमारे देश में जो है ना, हमारे देश में है वित्तीय वर्ष, उसको जान लीजिए 1 अप्रैल से लेके कब तक, 31 मार्च तक। ठीक है, 31 मार्च तक हमारे देश में जो है ये जो है फाइनेंशियल ईयर कहलाता है। फाइनेंशियल ईयर यानी वित्तीय वर्ष। ठीक है, हालांकि इस पे कई बार जो है चेंज होने की बात किया गया है, लेकिन अभी तक ये चेंज नहीं हुई है। आपको बस यही देख के चलना है कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक एक साल जो होती है ये होती है हमारा वित्तीय वर्ष। तो इस वित्तीय वर्ष में पूरे एक साल में सरकार जो खर्च करती है, अनुमानित खर्च, और जो बेसिकली उसका जो आय होता है उसका एक अनुमानित यहाँ पे विवरण होता है कि हम इतना इतना खर्च करने वाले हैं। तो आज बजट हम पेश कर रहे हैं। अब ये सब लोग देख लो कि बजट मेरा सही है ना, बेसिकली हम इतना इस चीज पे खर्च करेंगे, उतना उस चीज पे खर्च करेंगे, इतना हमारे पास पैसा यहां से आएगा, उतना वहां से आएगा, इस सब का विवरण जो होता है उसको बजट कहते हैं। आप देखे होंगे कि बजट पेश किया जा रहा है, आप सुनते होंगे ना कि बजट पेश किया गया इस साल का बजट अब पेश किया गया है। तो बेसिकली वही होता है, वही बजट सरकार के द्वारा लाई जाता है जिसमें पूरे साल में जितना खर्च होने वाली है, जितना आय आने वाली है, उस सब का विवरण होता है। तो जब ये प्रश्न आएगा तो आप आसानी के साथ लिख सकते हो, अच्छे से लिख सकते हो। और देखो आप बोलोगे भैया अगर हम इतना लिखेंगे तो क्या 5 मार्क्स हमें मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। देखो ये सटीक जवाब है, लेकिन एक चीज है कि इससे आपको 3 मार्क्स जरूर मिल जाएगा। अब 2 मार्क्स कैसे लाना है, 2 मार्क्स ऐसे आएगी। अब आप इसके बारे में थोड़ा सा और लिख रहे हैं, इससे क्या होता है,
देश के आर्थिक विकास होता है। उसके बाद इसी टाइप से और भी कई सारे चीज लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, इससे आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलता है आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलता है, रोजगार बढ़ता है, राष्ट्रीय आय बढ़ता है, उस सबको मतलब प्रॉपर्ली मेंटेन किया जाता है। तो बेसिकली आप इसके बारे में और भी अच्छे से लिख सकते हैं अगर आप पूरे अच्छे से टॉपिक को पढ़े हैं। जैसे हम आपको आगे बजट के बारे में बहुत डिटेल से बताए हैं। फिर एक और टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कर क्या होती है, यानी टैक्स क्या होती है। तो टैक्स में भी आपको अलग अलग टाइप जो है, अगर आप कोर्स अगर लिए होंगे एजुकेशन ऐप से तो वहां पे पढ़ाए थे। बाकी जो लोग नहीं लिए हैं कोई बात नहीं, अभी हम यहाँ पे ये बताए हैं। अगला जब वीडियो आएगा ना उसमें हम आपको मे भी हो सकता है तो कर के बारे में भी बताएं, क्योंकि कर भी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम ये टॉपिक बताते हैं, लेकिन हाँ एक और चीज बता देते हैं। अगर इकोनॉमिक्स का वीडियो आपको अगर आप लोग को अगर पसंद आती है ना, अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक किया करिए, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप सारे लोग अगर पसंद करेंगे, नीचे कमेंट्स करेंगे, तो ऑब्वियसली हम आपको आगे भी ऐसे वीडियोस लाएंगे। क्योंकि देखो इस पे हमें लगता नहीं है कि रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलता है। और हाँ देखो ये तो है कि जितने स्टूडेंट देखते हैं उतना स्टूडेंट को बहुत अच्छे से समझ में आता है, प्यार हो जाता है इस वीडियो से। क्योंकि जो लोग देखते हैं कि ये वीडियो को देखने आए तो वो पूरा लगभग देखते हैं, और अभी भी आप देखो ऑलमोस्ट आप वीडियो के लास्ट तक पहुंच चुके हो और तब तक आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको शायद पसंद आ रही होगी। तो इसको लाइक कर लीजिए और निश्चित रूप से आप कमेंट कर लीजिए कैसा हम आपको समझा रहे हैं। इसी तरीके से आगे आपको वीडियोस लाएं, कौन सा सब्जेक्ट पे लाएं आप बताइए। हम आगे जो है अभी ऐसे ही कुछ वीडियोस लाएंगे, इकोनॉमिक्स वगैरह पे वीडियोस लाते चलेंगे। देखो आगे यहाँ पे टॉपिक क्या है, इसमें है वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी बार्टर सिस्टम क्या होती है। देखो पहले क्या थी, ये टॉपिक बहुत ही अच्छा है। वस्तु विनिमय प्रणाली सबको पता होगा, क्योंकि बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है, बार्टर सिस्टम होता क्या है। देखो पहले क्या था ना, मुद्रा नहीं था, मतलब जो हमारे पास नोट है आज जो है 500 हजार तो फिलहाल बंद है, 500 हो गया, 2000 हो गया, हमारे पास अगर सिक्का ही हो गया, तो ये सब आज हमारे पास आया है, करेंसी हमारे पास आज आई है, मतलब इधर ही आई है। लेकिन सोचो ना पहले क्या हुआ करता था, पहले कौन बनाता इस नोट को, पहले आदमी को उतना ज्यादा कुछ तो पता था नहीं। तो पहले क्या होता था, आप जो है मतलब मान लीजिए अगर आपको कुछ चीज खरीदना था तो आप दूसरे मार्केट में गए, और मार्केट बेसिकली वहां पे जिसको आप हाट वगैरह बोल सकते हैं, वहां पे बहुत सारे समुदाय के लोग आते थे, सब अपना अपना सामान लाते थे। और आप अगर जैसे मान लीजिए आपके पास अगर चावल है और आपको खरीदना है कुछ चीज, मान लीजिए आपको अगर कपड़ा खरीदना है तो आप लेके गए चावल, और अगर कपड़ा वाला कुछ चावल की जरूरत है तो वो आपका चावल लेगा और कुछ कपड़ा आपको दे देगा। जैसे अगर आपको खरीदना है भैंस, ठीक है, भैंस ऑब्वियसली बफेलो खरीदना है अगर, तो आपके पास अगर बकरी है, गॉड जिसको कहते हैं, तो आप जो है आप बकरी लेके गए, 10 बकरी दिए, उसके बाद आप भैंस को वहां पे उठा के ले आए, ठीक है, भैंस आपका हो गया। तो बस यही बदला जाता था। जैसे आपके पास अगर मान लीजिए गेहूं है, आपको चावल खरीदना है, तो आप गए किसी आदमी के पास, उसके पास अगर चावल की जरूरत है तब तो वो ले लिया, चावल की जरूरत नहीं है तब वो बेसिकली उसको गेहूं की जरूरत है तब तो वो ले लिया गेहूं, आप उसको दिए और वो आपको चावल दे दिया। तो यही क्या हो जाता है, यही इसी को कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी एक वस्तु के बदले में दूसरे वस्तु लेना और आपस में जो उसके जो बेसिकली जरूरतें होती है वो पूरा किया जाता है। इसको कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। मतलब वस्तु का विनिमय किया जाता है। विनिमय का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज करना। वस्तु का यहाँ पे एक्सचेंज किया जाता है, बार्टर सिस्टम इसी को कहते हैं। किसको, आपको अभी जस्ट बताए हैं। तो ये आपको समझ में आ गया वस्तु विनिमय प्रणाली। अब देखिए हाँ, इसमें बहुत सारी दिक्कतें भी थी। जैसे अगर मान लीजिए, कैसे हम पता लगा, अगर मान लीजिए आपके पास एक बकरी है, ठीक है, और आपको लेना है कुछ कपड़ा और आपको लेना है कुछ चावल। एक दुकानदार के पास, आपके पास एक बकरी है, आप दुकानदार के पास गए, वो तो सिर्फ कपड़ा बेचता है, दूसरा एक चावल बेच रहा है, दूसरा दुकानदार बेच रहा है, तो आप कैसे उस बकरी को काट के बेचोगे, 2 टुकड़ा करके, तब तो कोई नहीं लेगा। तो यही चीज बहुत बड़ा एक चीज जो है ना, वस्तु विनिमय प्रणाली में ये चीज कमी थी। हाँ, ये था कि लोग में आपस में यहाँ पे जो प्रेम थी वो बढ़ती थी। बेसिकली कह सकते हैं कि हाँ भाई ठीक है, तुमको ये जरूरत है, ये ले लो। लेकिन इस सबको आसान बना दिया कौन, मुद्रा, मनी, करेंसी। आइए मुद्रा के बारे में जानते हैं। ये स्टार मार्क्स लगा हुआ, मतलब बहुत ज्यादा खास है। देखो मुद्रा क्या होती है अब आपको बताते हैं। मुद्रा क्या होती है, पहले तो हमारे पास बार्टर सिस्टम था जिसमें बहुत सारा दिक्कतें हुआ करता था। जैसे अगर मान लीजिए सबसे बड़ी बात, आज जो है सही चीज बताए तो देखो, आज आपके पास क्या है, आज आप क्या करते हो, आज आप करोड़ों रुपया क्या करते हो, बहुत सारे लोग करते हैं, करोड़ों रुपया क्या करते हैं, स्टॉक करके रखते हैं अपना, कोई भी जरूरत पड़ जाएगा अचानक ऐसा
तो मतलब लाखों हजारों करोड़ों रुपया बचा बचा के रखते हैं अपने बैंक अकाउंट में, अपने कहीं कहीं रखते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, पहले क्या ऐसा हो सकता था? नहीं हो सकता था, मनी था ही नहीं, पैसा था ही नहीं बाबू। तो उस समय क्या होता था? उस समय होता था या तो गेहूं या तो चावल, जितना हद तक स्टोर कर सकते हो, आपके पास जितना बड़ा घर है उतना ही स्टोर करके रखोगे ना, तो जितना स्टॉक आप रख सकते हो उतना ही, और वो भी सड़ जाता था, ज्यादा दिन तक आप नहीं रख सकते थे। तो ये चीज सबसे बड़ा दिक्कत था, मनी जो है उसको स्टोर करके नहीं रखा जा सकता था, मतलब पहले का। अब तो रखा जा सकता है, पहले जो बेसिकली बार्टर सिस्टम जो था उसमें वस्तु को स्टोर करके रखना होता था, पैसा, इस सब का पैसा तो था ही नहीं, तो स्टोर किसको रखे वही चीज को ना, तो वो बहुत बड़ा एक दिक्कत थी। आज जो है मनी हो गया, तो अब जो है पैसा लोग अकाउंट में डाल देते हैं, या फिर मतलब पैसा को आराम से रख लेंगे कोई एक बैग में या फिर कहीं पे, तो आराम से सेफ रहेगा कई सालों तक। तो ये हो जाती है। और मुद्रा, देखिए मुद्रा बेसिकली उसको कहते हैं जैसे कोई भी सामान हम खरीदते हैं और उसके बदले में जो हम करेंसी देते हैं, बेसिकली हम जो मनी देते हैं, पैसा जो देते हैं, उसको बेसिकली करेंसी कहते हैं। और बेसिकली देखो यहाँ पे जैसे अगर बात करें करेंसी के बारे में, तो बहुत अच्छे से आपके बुक में दिया हुआ है मनी। और देखो ये जो क्या होता है करेंसी, जो एक देश में, किसी भी देश में कोई भी वस्तु के बदले जो नोट वगैरह दिया जाता है उसको कहते हैं करेंसी, ठीक है, मुद्रा। और अब देखो जैसे यहाँ पे अगर है, जैसे भारत में क्या प्रचलित है, भारत में बेसिकली प्रचलित क्या, भारत में जो है आरबीआई के द्वारा यहाँ पे करेंसी को जारी किया जाता है, छापा जाता है नोट वगैरह को। और इसके बारे में भी एक कुछ अच्छा फैक्ट हम आपको बताते हैं। और साथ ही साथ ये भी जानिए कि यहाँ पर जो है, यहाँ पे भारत में क्या चलता है करेंसी में, यहाँ पे रुपया पैसा चलता है, रुपया पैसा चलता है, ठीक है। जैसे आप जानते होंगे अमेरिका में डॉलर चलता है, तो सब जगह अलग अलग चलता है, ठीक है। सब जगह जो है ना अलग अलग करेंसी होता है, उसका नाम होता है। जैसे इंडिया में क्या है, INR है, रुपी है, तो ये आप जानते होंगे। तो ये हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप तो हमेशा से पढ़ते आए होंगे कि पैसा जो है कौन छापता है, आरबीआई छापता है, आरबीआई छापता है। तो क्या आपको पता है कि 1 रुपया का जो सिक्का होता है, 1 रुपया का सिक्का या कोई भी सिक्का कौन छापता है? बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि आरबीआई छापता है, लेकिन नहीं बाबू, आरबीआई नहीं छापता। यहाँ पे कौन छापता है? यहाँ पे ये छापता है बेसिकली, ये जो बेसिकली छापा बनाया जो जाता है, जो इसका माइनिंग किया जाता है कॉइन्स का, वो किया जाता है बेसिकली। एक तो पहला 4 जगह इसका माइनिंग अभी किया जाता है। जैसे इसमें है दिल्ली हो गया, हैदराबाद हो गया, कोलकाता हो गया, और एक और कोई है, हाँ मुंबई है। तो ये 4 जगह जो है ना बेसिकली क्या किया जाता है, इसका कॉइन का माइनिंग किया जाता है। और बेसिकली क्या होता है, ये जो है केंद्र सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये बनाया जाता है बेसिकली सिक्का जो है। और बाकी सारा करेंसी जैसे मतलब बेसिकली बात करें जो 1000 मतलब 2000 का नोट, 500 का नोट, 100 रुपया का नोट, 10 रुपया का नोट, जो भी होता है वो सब आरबीआई छापता है। बस कॉइन्स जो होता है ना, जो सिक्का आप देखते हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमेशा उसको हैंडल करती है, वो देखती है जितना भी कॉइन्स होता है। तो ये चीज आपको एक फैक्ट अच्छा बता दिए। ये सब आप लिख सकते हैं, मुद्रा वाला जब आपके पास आएगा प्रश्न तो आप आराम से लिख सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट है। अब देखो बाजार क्या होता है, मार्केट क्या होती है। तो ये देखो मार्केट जो है पता ही है कि जहां पे लोग कई सारे लोग जाते हैं अपना सामान बेचने, और कई सारे लोग आते हैं अपना सामान खरीदने, ठीक है। ये सब गए यहाँ पे खरीदने, और यहाँ पे ये मार्केट हुआ, यहाँ पे कई सारे लोग गए बेचने, ठीक है, कई सारे लोग गए बेचने। यहाँ पे सेलर साइड हो गया और यहाँ पे बायर साइड हो गया। अब इनको बायर साइड को यहाँ पे जो जरूरत है वो पूरा हो गया, तो बेसिकली इसी को बाजार कहते हैं। बस आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, एक ऐसी जगह जहाँ पे लोग अपनी जरूरतों के वस्तुओं को खरीदने आते हैं, और कई सारे लोग उसको बेचने आते हैं, तो बस उसी को बाजार कहते हैं। इसी में यहाँ पे बाजार के प्रकार भी आती है, बाजार के प्रकार। तो बाजार के प्रकार भी बेसिकली बोल सकते हैं 4 तरीके के होते हैं। इसके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हम अगले वीडियो में करना चाहेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे बोल सकते हैं तो एक पूरा क्लास ही लग जाएगा, क्योंकि 4 इसमें बेसिकली है। तो उसके बारे में एक तो परफेक्ट कंपटीशन हो गया, जैसे जिसमें पूर्ण प्रतिस्पर्धा होता है, कई सारे लोग हैं, कई सारे लोग में कंपटीशन चल रहा होता है। मोनोपोली होता है, जिसमें कोई भी नहीं, मतलब क्या होता है मोनोपोली में, क्या होता है उसमें ये होता है कि कोई भी सेलर ज्यादा नहीं है, मतलब सेलर है ही नहीं, एक ही सेलर है, और बायर्स बहुत सारे हैं। जैसे अगर बात करें क्या चीज, बिजली, ठीक है, बिजली जो हमारे घर में जलता है, आपके घर में जलता है, तो बिजली का एक ही सप्लायर है, ठीक है, एक ही सेलर है, भले वो गवर्नमेंट है या फिर थोड़ा सा प्राइवेटाइज है,
तो बेसिकली एक ही जगह से आ रहा है ना, उसका अल्टरनेट नहीं है कोई भी। आप बोल सकते हैं सोलर, लेकिन वो अल्टरनेट नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, वो उसमें मोनोपोली चलता है, तो वो हो गया मोनोपोली में। उसके बाद ऐसे हैं ओलिगोपोली आता है। तो ये सब जो है ना बेसिकली इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे हम कोई और वीडियो में। तो बाजार के प्रकार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देख के आप लोग जाइएगा। और ये सब जो है ना जितने भी टॉपिक है सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसीलिए हम आपको आज के इस क्लास में कंप्लीट करवाए हैं। तो अभी आप क्या करिए, इस सारे टॉपिक्स को जो लोग नहीं लिखे हैं आप लोग रोक के इस क्लास को रोक लीजिए अभी, और इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही खास क्लास है। और इसको भी एक बार बाजार के प्रकार जो होती है इसको भी एक बार अच्छे से देख लीजिए, आपके बुक में प्रॉपर्ली दिया गया है। और बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर लीजिए, अगर अभी तक नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसी वीडियोस यहाँ पे आपको मिलते रहेगी। साथ ही साथ जो लोग एजुकेशन बाबा ऐप इंस्टॉल नहीं किए हैं कर लीजिए, वहां पे आप टेस्ट सीरीज वगैरह दे सकते हैं फ्री में। और साथ ही साथ अगले साल के जो स्टूडेंट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो बिल्कुल कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, अभी वहां पे अवेलेबल है। चलिए, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक लिए बाय बाय।